क्वीन नागिन रिवेंज। बहुत समय पहले नागलोक पर एक बहुत ही शक्तिशाली नागिन राज करती थी। पूरे नागलोक में रानी नागिन का हुक्म चलता था और रानी से नागलोक का हर जीव डरता था। नागलोक में एक बहुत ही शातिर नाग रहता था। उस नाग को सारे काला नाग कहते थे। काला नाग हमेशा से ही नागलोक का राजा बनना चाहता था। काला नाग ने एक प्लान बनाया कि वो कैसे रानी नागिन को हटाकर खुद राजा बनेगा। काला नाग एक दिन जादूगर के पास गया और उसे बोला, ये रानी नागिन बहुत सालों से नागलोक पर राज कर रही है। अब इस रानी का सिंहासन छोड़ने का वक्त आ गया है। काला नाग की बात सुनकर वो जादूगर बोला, लेकिन रानी नागिन को तो कोई नहीं मार सकता। जिसने भी रानी नागिन को मारने की कोशिश की है, रानी नागिन दोबारा से जिंदा हो गई। मुझे पता है रानी नागिन को मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसे कैद तो किया जा सकता है ना। तो वो जादूगर बोला, जब तक रानी नागिन उस नागमणि के करीब होगी, हम उसे कैद नहीं कर पाएंगे। पहले उसकी नागमणि को उससे दूर करना होगा। जैसे ही रानी से उसकी नागमणि दूर होगी, हम रानी को धोखे से ही एक काले जादू के बने हुए बक्से में बंद करके धरती पर कहीं छुपा देंगे। और नागमणि को भी मेरे कुछ वफादार नाग हैं, वो कल किसी न किसी तरीके से रानी से वो नागमणि दूर कर देंगे। हमें बस मौका देखना है। जैसे ही रानी मणि से दूर होगी, हम उसे कैद करके धरती लोक पर छुपा देंगे। अगले दिन एक नाग छुप के जाता है और रानी की मणि चुरा के रानी से दूर ले जाता है। काला नाग इस मौके का फायदा उठा के धोखे से रानी को उस जादुई बक्से में कैद कर देता है और उस बक्से और रानी की उस नागमणि दोनों को धरती पर अलग अलग जगह पर छुपा देता है। और काला नाग धोखे से राजा बनकर सिंहासन पर बैठ जाता है। काला नाग नागलोक के जीवों पर बहुत जुल्म करता है। तो ऐसे ही 500 साल गुजर गए। भोलापुर गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम गुड्डू। गुड्डू के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे। वो तब से अपने चचा के साथ रहने लगा। गुड्डू के चचा का नाम सुखी। सुखी एक गुंडा था। वो एक गांव के एक बदमाश सेठ के लिए काम करता था। यूं एक दिन गुड्डू शाम के वक्त नदी के पास एक पेड़ के नीचे बैठा था और नदी में पत्थर फेंक के रोते रोते बोल रहा था, मैं इस दुनिया में कितना अकेला हूँ, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। तभी वहाँ गुड्डू के साथ पड़ा हुआ एक पत्थर चमकने लगा। उस पत्थर को देख के गुड्डू बोला, अरे ये तो बहुत खूबसूरत पत्थर है, ये जरूर कीमती पत्थर होगा, मैं इसे घर ले जाता हूँ। गुड्डू को पता नहीं था कि वो एक जादुई नागमणि है। गुड्डू उसे चमकने वाला पत्थर समझकर घर ले गया। गुड्डू घर जाके उस पत्थर को अपने साथ रखा और सो गया। जैसे ही गुड्डू सो गया, वो नागमणि दोबारा से चमकने लगी और गुड्डू नींद में चलने लगा और वो नागमणि गुड्डू के सर के ऊपर जाके लग गए। गुड्डू नींद में चलते चलते अपने घर से बाहर निकला तो वहीं उसका चचा सुखी नशे की हालत में घर आ रहा था। सुखी ने गुड्डू को चलते हुए देखा तो गुड्डू का पीछा करने लगा। गुड्डू नींद में चलते चलते जंगल में एक जगह पर आ पहुंचा। वहां पर बहुत सारा सोना और उस सोने के बीच में वो बक्सा पड़ा हुआ था जिसमें रानी नागिन को कैद किया था। गुड्डू जैसे ही थोड़ा सा आगे जाता है तो वहां पर जमीन में से कुछ अजीब से जीव निकलते हैं। वहीं गुड्डू की नींद खुल जाती है और गुड्डू वहां से भाग जाता है। ये सब छुपकर सुखी देख रहा था और सोचने लगता है, अगर
ये सोना अकेले लेने गया तो ये अजीब से दिखने वाले जीव मुझे खा जाएंगे। मैं कल सेठ को ये सब बताता हूँ, पूरी गैंग लेकर आऊँगा और सारा सोना लेकर जाऊँगा। अगले दिन गुड्डू पलंग पर बैठकर सोच रहा होता है। मैं कल उस सोने वाली जगह तक पहुंचा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। लगता है मुझे ये चमकने वाला पत्थर वहाँ ले गया था। मैं अभी दोबारा वहाँ जाता हूँ और देखता हूँ वहाँ क्या था ऐसा कि जिसके लिए वो पत्थर मुझे वहाँ लेकर गया था। गुड्डू उस जगह पर दोबारा जाने लगता है और वहीं दूसरी तरफ वो सुखी उस सेठ के अड्डे पर जाके उसे सारी बात बता देता है। और वो सेठ और सुखी कुछ गुंडों के साथ उस सोने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। सेठ को सोना देखकर लालच आ जाता है और जैसे ही वो सेठ और सुखी सोना उठाने लगते हैं तो दोनों राख के पुतले बन जाते हैं और वो सेठ के गुंडे ये देखकर भाग जाते हैं। गुड्डू उस बक्से तक पहुंच जाता है और उसको खोल देता है तो रानी नागिन उस बक्से में से आजाद हो जाती है। रानी को आजाद होते हुए वो जादूगर एक जादुई गोले में से देख लेता है और ये बात काला नाग को बता देता है और वो काला नाग धरती पर पहुंच जाता है और रानी पर अपनी शक्ति इस्तेमाल करने लगता है। वहीं पर रानी और काला नाग की बहुत भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन नागिन जीत जाती है और वो नाग जमीन में गायब हो जाता है। काला नाग से जीतने के बाद रानी गुड्डू से कहती है, मैं नागलोक की रानी नागिन हूँ। अगर आज तुम न होते तो मैं इसके जादू से कभी आज़ाद ना हो पाती। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ नागलोक चल सकते हो और वहीं रह सकते हो। रानी और गुड्डू नागलोक चले जाते हैं और गुड्डू नागलोक में बड़ी खुशी से रहने लगता है। मैजिकल जायंट एलिफेंट। बहुत दूर एक टापू पर सोने के हाथी रहते थे। वो आकार में बहुत बड़े थे। एक गांव में मनोज नाम का आदमी रहता था। वो बहुत चालाक और शातिर आदमी था। वो हर दिन कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करता रहता। कभी वो उड़ने वाला साइकिल बनाने की कोशिश करता और कभी वो जानवरों पर प्रयोग करता। एक दिन टीवी में एक टापू पर छुपे हुए खजाने की खबर आ रही होती है। वो खबर मनोज भी देख लेता है। मनोज उस खजाने की खबर सुन के सोचने लगता है, अगर मैं इस खजाने तक पहुंच जाऊं तो मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उस गांव में एक बदमाश सेठ रहता था। उसका नाम मुन्ना सेठ। मुन्ना सेठ रोज गांव के लोगों के घरों में अपने गुंडे लेके जाता और उन गरीब गांव वालों को डरा धमका कर पैसे लेता। जो गांव वाला पैसे ना देता उसे वो अपने गुंडों से पिटवाता। एक दिन मनोज ने एक नाव बनाने का सोचा कि वो उस नाव से उस खजाने वाले टापू को ढूंढेगा। कुछ दिनों के बाद उसने वो नाव बना ली और उस टापू की तलाश में निकल गया। मनोज समंदर में गांव से बहुत दूर निकल आया। वो ऐसे ही कुछ आगे तक गया तो उसे एक टापू नजर आया। उसने अपनी नाव को उस टापू की तरफ मोड़ा और वो उस टापू तक पहुंच गया। वो टापू पर थोड़ा आगे गया तो उसने देखा कि वहां पर बहुत बड़े बड़े सोने के हाथी हैं। उन हाथियों को देखकर मनोज के दिल में लालच आ गया और सोचने लगा, अगर मैं इनमें से सिर्फ एक भी हाथी अपने साथ ले जाऊं और उसे बेच दूं तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। मनोज ने सोने के हाथी को पकड़ने के लिए एक प्लान सोचा और वापस अपने गांव चला गया एक नया आविष्कार करने, जिससे वो उस सोने के हाथी को पकड़ेगा।
वो गांव पहुंच गया और वो एक मशीनी हाथी बनाने लगा। उसने एकदम वैसा हाथी बना लिया। वो दिखने में असली हाथी जैसा था और सोने के रंग का भी, लेकिन आकार में छोटा था। मनोज उस हाथी में बैठ गया और उसे अपने घर के अंदर चलाने लगा। वहीं उसके पास से मुन्ना सेठ अपने गुंडों के साथ गुजर रहा था। उस लाल रेखा के ऊपर से उन हाथियों को पकड़ने के लिए गुजरते हैं तो टापू के शराब से वो भी सोने के हाथियों में बदल जाते हैं।